नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है और इसके 4 दिन बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा में। और हरियाणा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस वहां एक ऐसा प्रयोग करने जा रही है जो एक्चुअल में उसे उल्टा भी पड़ सकता है और महंगा भी पड़ सकता है। इस तरह की राजनीति के लिए कांग्रेस एक्चुअल में जानी नहीं जाती है, लेकिन जिस तरीके से वो 13 महीने का धरना प्रदर्शन दिल्ली में कराया गया, इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में शंभू बॉर्डर पर फिर से आंदोलन शुरू कराया गया और इन दोनों के बीच में जंतर मंतर पर हरियाणा की महिला पहलवानों का 2 चरणों में आंदोलन चलवाया गया और अब तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है, जाहिर हो चुका है कि ये तीनों आंदोलन कांग्रेस के डिजाइन किए हुए थे और ये इसलिए डिजाइन किए गए थे ताकि जो हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं, दोनों में ही जो खास तौर से जाट कम्युनिटी है और जो किसान बिरादरी है, वो चाहे हरियाणा की हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, और कुछ संख्या तो इनकी उत्तराखंड में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। राजस्थान में भी जाटों का बहुत सारी सीटों पर प्रभाव है। जाट एक भोली-भाली कौम मानी जाती है, किसान किसानी करती है, लेकिन इनके कुछ चालाक ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने मैनेज कर लिया, जो इनको बहला-फुसला करके अब 3 कृषि कानूनों पर जिस तरीके से इस कौम को उकसाया गया, भड़काया गया, बरगलाया गया, किसी ने ये नहीं बताया। कांग्रेस भी कहती रही और ये इनकी लीडरशिप भी कहती रही, ये काले कानून हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इनमें काला क्या है। किसी ने ये भी नहीं बताया कि जितने नियम उपनियम हैं कानून के, उनमें ऐसे कौन से हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ हैं। लेकिन वो एक कहावत है ना कि कौवा कान ले गया, तो वही इन्होंने किया। वो 13 महीने का आंदोलन, शंभू बॉर्डर का आंदोलन, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन, ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी प्रभाव डालने के लिए, दिल्ली के भी, राजस्थान के भी, जहां जहां जाट किसान हैं, उनको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने के लिए ये सब किया गया। और योगेंद्र यादव ने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद 2022 में कह भी दिया था। बड़ी बेशर्मी के साथ एक टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि साहब हमने तो पिच तैयार कर दी थी। अखिलेश यादव अगर बैटिंग, फील्डिंग नहीं कर पाए, ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इनका एक तरीके से जो आंदोलन को डिजाइन करने का एक इनका पूरा साजिश थी, जो षड्यंत्र था, उसका भंडाफोड़ उन्होंने खुद ही कर दिया। अब सिचुएशन ये है हरियाणा में कि कांग्रेस पार्टी ने जाटों को 27 टिकट दिए हैं, 4 सिख जट को दिए हैं, मैक्सिमम टिकट दिए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को जानबूझ करके इस बार आगे किया गया है। इसके चलते इनकी जो अपनी जाट लीडरशिप है, स्थापित जाट लीडरशिप दूसरी, जिनमें रणदीप सुरजेवाला भी, वो भी नाराज हैं, चुपचाप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नाराज हैं। इन दोनों के लड़कों को
टिकट दे दिए गए हैं, एक कैथल से और एक ऊंचा नाकला से। तो वो शांत हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा नाराज हैं, वो उनको भी ये खुशफहमी थी कि वो 10 जनपद की नजदीकी हैं, लेकिन उनके 4-5 समर्थकों को ही टिकट दिए गए। माना यह जा रहा है कि करीब करीब 78 से 79 टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के दिए गए हैं कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से। अब ये जो डिजाइन किए गए थे आंदोलन, इनके पीछे मकसद ही एक्चुअल में ये था कि किसी भी तरीके से जो हरियाणा की सत्ता से कांग्रेस बाहर चली आ रही है 2014 से ही, 2024 में येन केन प्रकारेण वापसी की जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव लगाने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने यहां पर जाट राजनीति का कार्ड खेलने का बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। इसके खतरे क्या हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी थी और कई ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी खिलाड़ी नहीं थी, वहां भी उसकी सरकार बन गई, बहुमत आ गया, उसके पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। इनमें हरियाणा और महाराष्ट्र प्रमुख जिनके नाम लिए जा सकते हैं। 2019 में जाट गैर जाट की पॉलिटिक्स हरियाणा में देखने को मिली और उसमें भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने में भी कामयाब हो गई। लेकिन 2019 में दो घटनाएं घटी थी जिनको याद करना बहुत जरूरी है। 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अनिच्छा के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से चुनाव लड़ना पड़ा था। कांग्रेस नेतृत्व की ऐसी इच्छा थी कि वह चुनाव लड़े। वो सोनीपत में चुनाव लूज कर गए थे, हार गए थे। उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा अपना रोहतक का चुनाव भी हार गए थे। इसके 5.5-6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो जो कुछ लोकसभा चुनाव में हुआ था, यानी जो कांग्रेस की स्थापित जाट लीडरशिप हार गई थी, उसका कहीं ना कहीं असर हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब कैप्टन अभिमन्यु से लेकर के सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़, यानी भारतीय जनता पार्टी की जाट लीडरशिप भी चुनाव हार गई। कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ में आया कि साहब, अगर जाट कांग्रेस के पीछे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे वापस आ सकते हैं, अभी हमने देखा है लोकसभा चुनाव में उनकी वापसी हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। इसी तरीके से सोनीपत सीट हो, कुल मिलाकर के 5 सीटों पर, जिनमें सिरसा, अंबाला भी शामिल है, कांग्रेस की वापसी हुई है और उसने 5 सीटें जीती हैं। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से ये रिस्क उठाया है और सबकी निगाह है इस पर कि क्या 2019 की तरह इस बार फिर ये चुनाव जाट और गैर जाट का होने जा रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते हैं। और जिस तरीके से वहां से सूचनाएं मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, उससे ये लग रहा है जैसे हम आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखते थे, कुछ दूसरे राज्यों में देखते थे, कि मतदान से एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले रंगत बदलती थी, ध्रुवीकरण होता था। और उस ध्रुवीकरण का असर यह होता था कि भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा
लाभ मिल जाता था बहुत सारी सीटों पर, और वैसा हमें हरियाणा में होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह इसकी वजह ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जो दूसरी लीडरशिप है उसकी एक तरीके से अनदेखी कर दी है, उसको उसके मद्देनजर वो जो लीडरशिप की अनदेखी हुई है, उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, उस लीडरशिप में भी नाराजगी देखी जा रही है। असंध की सभा में बेशक कुमारी सैलजा मंच पर मौजूद थी राहुल गांधी के साथ, और अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हरियाणा के कुछ टूर जो हैं वो तय किए गए हैं कि आखिरी कुछ दिनों में जिन सीटों पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है वहां इनको ले जाया जाए ताकि जीत निश्चित हो सके। जीत निश्चित होगी कि नहीं होगी, इनके दौरों का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो नतीजे बताएंगे, पर कोशिश की जा रही है। तो जो कुमारी सैलजा से लेकर के दूसरे लोग नाराज हैं और वो टेलीविजन चैनलों से बातचीत में कह रहे हैं, चुप नहीं बैठे हैं, कहना शुरू किया है उन्होंने। और जिस तरीके के वीडियो पिछले दिनों वायरल हुए हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों ने कहा कि हम मायावती की पार्टी को वोट दे देंगे, यानी आईएनएलडी बीएसपी का जो गठबंधन है उसको वोट दे देंगे, पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि कुमारी सैलजा का अपमान हुआ है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। ये ठीक बात है कि 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है इसने चीजों को इधर उल्टा है, पलटा है। और अगर ये चीजें चल गई, यानी जाट और गैर जाट की जो राजनीति है ये चल गई, और कांग्रेस के नेताओं के जिस तरीके के बयान आए हैं, गोगी हो या कुछ दूसरे हों, मामन खान हो, इनके जिस तरीके के बयान आए हैं, और जिस तरीके से विनेश फोगाट वाला प्रकरण हुआ है पूरा, और खाप पंचायतों ने जिस तरीके से रोहतक में एकजुटता प्रदर्शित की थी, उसका एक रिवर्स हमें देखने को हरियाणा में मिल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद जो चीजें हमें थोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी के बीच में एक तनाव के रूप में देखने को मिल रही थी, राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए या एक लॉन्ग वे की रणनीति कह लीजिए, राहुल गांधी किसी भी तरीके से हरियाणा को जीतना चाहते हैं। इसके लिए वो सारी चीजें भूल जाना चाहते हैं एक रणनीति के तहत, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके जो जाट हैं उनको कांग्रेस के साथ एकजुट करना चाहते हैं। ये रणनीति उनके लिए हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन हरियाणा की जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के सामाजिक समीकरण है, वो इसको कई बार ध्रुवीकरण कर देते हैं जाट और गैर जाट में, और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस नेतृत्व को ये खुशफहमी हो सकती है कि साहब 20-22 सीटें सॉलिड हैं जाटों की, और 40-42 तक ऐसी सीटें हैं जहां इनका प्रभाव है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में हुआ क्या था। जाट गैर जाट का हुआ था 2016 की आरक्षण विरोधी हिंसा के मद्देनजर, और इस बार भी अब होते हुए अगर दिखाई दे रहा है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। कई बातें हैं जो ये तय करेंगी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है या निरंतरता में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनने जा रही है। नंबर एक, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, ये कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है? क्या दलितों के और जाटों के वोट इनेलो बसपा गठबंधन को भी मिलने वाले हैं? नंबर दो, शैलजा के समर्थक कांग्रेस से कितने नाराज हैं और वो क्या वाकई जिस तरह की वीडियो आई हैं वो इनेलो बसपा को वोट देंगे कांग्रेस से नाराज होकर के? नंबर तीन, जाट वोट बंटने जा रहे हैं या एकजुट होकर के कांग्रेस को और हुड्डा को पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कभी हुआ नहीं। वैसे हरियाणा के इतिहास में जाट राजनीति में ऐसा होता नहीं है, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग लोग हैं, उनका वहां पर जलवाई जलाल है। नंबर चार, गैर जाटों का ध्रुवीकरण होगा या नहीं होगा? और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये जमीन पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, और कितना कर रही है अगर कर रही है तो? छठी बात, हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, वो संजौली की जो मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, या मंडी में जो कुछ हुआ है, पावटा साहब से लेकर के बिलासपुर तक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसका क्या कोई असर हरियाणा के चुनाव नतीजों पर पड़ने जा रहा है? यानी क्या हिंदू एकजुट होने वाले हैं? सातवां, जो कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन है नौकरियों को लेकर के, दूसरी चीजों को लेकर के, ये जो कांग्रेस के विरोधी हैं उन पर किस तरीके का असर डालेंगे? यानी वो ध्रुवीकृत होंगे या नहीं होंगे? और मेवात में जो मामन खान ने धमकियां दी हैं, खास तौर से हिंदुओं को जो धमकियां दी हैं, इसका पूरे हरियाणा पर क्या असर पड़ने वाला है? आरएसएस इधर सक्रिय हुआ है हरियाणा में, तो ये देखना होगा कि इसका क्या असर होगा। अंतिम, नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हुई हैं, उनके जो भाषण हुए हैं, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान का, सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का जो चर्चाएं की हैं, जो कांग्रेस के प्रथम परिवार पर अटैक किए हैं, इनका जो जादू 2014 और 2019 में देखने को मिला था, दोनों चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 10 में से 5 सीटें घट गई, वहां तो हमें देखने को मिला। अब लोगों का कहना है कि वो जो एक 400 सीटों, इस अब की बार 400 पार का नारा था, वो उल्टा पड़ गया। कुछ लोगों का कहना था कि अग्निवीर का मामला जो है थोड़ा सा टेढ़ा पड़ गया, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में बता करके, आरक्षण को खतरे में बता करके, खटाखट वाली स्कीम की दुहाई दे करके जो कांग्रेस ने प्रचार किया, उसका असर पड़ा। जो भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उस तरीके से काम नहीं करती दिखाई दी जैसे 2014 और 2019 में दिखाई दी थी। क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा? और अंतिम, ये अग्निवीर, ये बेरोजगारी, ये एमएसपी और ये डोंकी का जो मसला अचानक राहुल गांधी ले आए, ये कितना प्रभाव डालेंगे? और अंतिम बात, मोदी ये नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो। और क्यों नहीं चाहते हैं, वैसे इस पर मैं अगला प्रोग्राम करने वाला हूं, अलग से प्रोग्राम करने वाला हूं। इसके कई रीजन हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर कांग्रेस की हरियाणा में वापसी होती है तो दिल्ली में अराजकता बढ़ेगी। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि जो कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके जाट राजनीति का कार्ड खेला है, ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा या उसकी नैया पार लगाएगा।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।